जय माता दी, सभी को राधे राधे। कल यहाँ तक हो गया था। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इस बात की ओर संकेत करते हुए लिखा है, ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। ठीक है, अब आगे का देखेंगे। ये है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी का। इसमें हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस काल के साहित्य में यथार्थ का आग्रह और कल्पना का उपयोग दोनों दिखलाई पड़ते हैं। यथार्थ आग्रह प्रधानता कथा साहित्य में और कल्पना प्रवणता काव्य के क्षेत्र में दिखलाई पड़ती है। कथा साहित्य में कल्पना की प्रवणता है। जो इम्पोर्टेंट होगा हम बता देंगे। ठीक है, प्रेमचंद में यथार्थवाद के साथ आदर्श और स्वच्छंदतावाद का रुझान भी है। निराला प्रसाद पंत आदि के काव्य में यथार्थवादी रंग भी है। महादेवी वर्मा की करुणा का संबंध यथार्थ की विषमता से है, जो खुलकर उनके रेखा चित्रों में प्रकट हुई है। स्वाधीनता आंदोलन स्वाधीन मानसिकता के बिना असंभव था। 1918 से 1947 तक का युग जिस प्रकार अपने यथार्थ से विक्षुब्ध था, उसी महादेवी की करुणा का संबंध यथार्थ की विषमता से, जो खुलकर उनके रेखा चित्रों में प्रकट हुई है। महादेवी की करुणा का संबंध यथार्थ की विषमता से, जो खुलकर इनके रेखा चित्रों में प्रकट हुई। स्वाधीनता आंदोलन स्वाधीन मानसिकता के बिना असंभव था। 1918 से 1947 तक का युग जिस प्रकार अपने यथार्थ से विक्षुब्ध था, उसी प्रकार एक स्वप्न का भी निर्मित कर रहा था। आशा आकांक्षा के स्वप्न लोक के बिना संघर्ष नहीं हो सकता। इसलिए भारत अपनी पराधीनता के यथार्थ से उबरने और स्वाधीनता के स्वप्न की पूर्ति के लिए संघर्षरत था। पराधीनता हमारा राष्ट्रीय कलंक थी और स्वाधीनता हमारा राष्ट्रीय स्वप्न। यथार्थ और आदर्श इस एक ऐतिहासिक स्थिति के दो पहलू थे। इसलिए इस दौर के साहित्य में ये दोनों साहित्य के प्रेरक हैं। यथार्थ चित्रण के लिए सबसे सामर्थ्य विधा उपन्यास है। ठीक है, वह प्रेमचंद के उपन्यासों में चरमोत्कर्ष पर पहुंची है। उपन्यास का देख लेते हैं। उपन्यास को महाकाव्य का स्थानपन्न कहा जाता है। यह साहित्य की अपेक्षाकृत नई विधा है। इसमें सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन को बहुत जटिलता से उभारा जा सकता है। इतिहास के प्रभाव को इसमें स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य जीवन के द्वंद्व, फैलाव और गति का समावेश इसमें सबसे ज़्यादा असंभव है। हिंदी में उपन्यास लेखन तो भारतेंद्र युग से ही प्रारंभ हो गया था। देखो इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रेमचंद के उपन्यासों में इस विधा के ने अभूतपूर्व व्यापकता और गंभीरता प्राप्त की। प्रेमचंद की संवेदना अत्यंत व्यापक थी। जितनी व्यापक उनकी संवेदना थी, उतनी ही सूक्ष्म उनकी दृष्टि थी। उपन्यास विधा के चरम उत्कर्ष के लिए जिस सहज भाषा शैली की आवश्यकता थी, वह प्रेमचंद जी के पास थी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं, तो प्रेमचंद के उत्तम परिचायक अपने आपको नहीं मिल सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं, तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, प्रेमचंद 1880 से 1936। ठीक है, प्रेमचंद के उपन्यासों का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। वे प्रधानतः मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के कथाकार हैं, किंतु उनके रचना संसार में सभी वर्गों को लोग सिमट आए हैं। उनके यहाँ प्रकट पशु पक्षु सब मौजूद हैं। फिर भी उनमें आर्थिक, सामाजिक, वर्गगत, पारिवारिक संबंधों का ढांचा, पात्रों के चरित्र की निजी विशेषता भी मिलेंगी। प्रेमचंद के पात्र प्रतिनिधित्व पात्र हैं। फिर उनमें आर्थिक, सामाजिक, वर्गगत, पारिवारिक संबंधों का ढांचा, पात्रों के चरित्र की निजी विशेषता भी मिलेंगी। प्रेमचंद के पात्र प्रतिनिधित्व पात्र हैं। निजी विशेषताओं से रहित होकर कोई प्रतिनिधित्व पात्र नहीं हो सकता। प्रेमचंद पर गांधीवाद का प्रभाव स्पष्ट है, इम्पोर्टेंट है। उनके अनेक प्रारंभिक उपन्यासों पर गांधीवादी आदर्श, हृदय परिवर्तन एवं सुधारवाद का प्रभाव है। उपन्यास का अंत हृदय परिवर्तन किसी
आश्रम स्थापना में होता है। उपन्यास का अंत ही नहीं, पात्र पर चरित्र चित्रण आदि पर भी गांधीवादी सिद्धांतों का दबाव है। इस विषय में दो बातों को ध्यान में रखकर प्रेमचंद के आदर्शवाद पर विचार करना चाहिए। एक तो गांधीवादी विचारधारा का पाप से घृणा किंतु पापी से प्रेम और अहिंसा भारतीय आदर्शवाद की धारा विशेषता मध्यकालीन संतों के विश्वास के अनुकूल है। वह सामान्य भारतीय मानस में गहरे घर पर बैठा है। इस दृष्टि से वह कोरा आदर्श नहीं है, भावगत यथार्थ है। दूसरे पर प्रेमचंद का आदर्शवाद केवल समाधान में ही दिखलाई पड़ता है। समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद के यथार्थवादी ढंग से करते हैं। वह समस्या का समाधान सामाजिक विकास की संभावना के आधार पर ही प्रस्तुत करता है। लेकिन धीरे धीरे यह आदर्शवाद क्षीण होता गया। प्रेमचंद के अंतिम और प्रतिनिधित्व उपन्यास गोदान में आदर्शवाद से उनका मोहभंग हो गया। वे आघात यथार्थ की दृष्टि में रखते, इसलिए गोदान दुखांत है। प्रेमचंद मूलतः कृषक जीवन के रचनाकार है। किसान की अपनी भूमि से अब कितनी आत्मीयता होती है, इसका चित्रण वे रंगभूमि प्रेमाश्रम में करते हैं। किसानों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद, बड़े बड़े व्यापारियों, छोटे व्यापारियों आदि सबका भार था। छोटे किसानों के साथ छोटे जमींदारों की भी हालत बिगड़ रही थी। गोदान में उन्होंने दिखलाया है कि छोटा किसान किस तरह क्रमशः भूमिहीन होकर मजदूर बनने पर विवश हो रहा है। भूमि पर आश्रित जमींदार राय साहब की भी आर्थिक स्थिति खोखली है। प्रेमचंद ने पूंजीवाद के दुष्प्रभाव का चित्रण भी किया है। सामंती व्यवस्था भारत में दीर्घ काल से बनी रही है। इस समाज को वर्ण व्यवस्था और नारी पीड़न के परिणाम भोगने पड़े हैं। प्रेमचंद वर्ण व्यवस्था का खंडन करते हैं। नारी पराधीनता को सेवा सदन में बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया है। नारी पराधीनता को सेवा सदन में बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया है। प्रेमचंद समझते हैं कि नारी शोषण सवर्ण समाज में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ नारी अर्थात आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर आश्रित होती है। सेवा सदन की सुमन भारतीय कथा साहित्य की पहली नारी पात्र है जो यह बात समझती है और इसके विरुद्ध विद्रोह करती है। प्रेमचंद की महानता इस बात से प्रकट हो जाती है कि उन्होंने तिलस्मी और अय्यारी कथा साहित्य के पाठकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित कथा साहित्य की ओर मोड़कर उनकी रुचि में अभूतपूर्व परिष्कार किया। प्रेमचंद की भाषा न किताबी है और न ही किताबी उर्दू व सहज हिंदी के भाषा है। प्रेमचंद के उपन्यासों में पात्रों और घटनाओं को इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि वे हमारे देखे सुने से लगते हैं। उनके उपन्यासों में स्वभाव और परिस्थिति की टकराहट से पात्रों का चरित्र विकास होता है, जो समकालीन हिंदी कथा साहित्य में नई बात थी। प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम इस प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1924, कायाकल्प 1926, निर्मला 1928, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र अपूर्ण है, ठीक है। अतीतोन्मुखता की प्रकृति साहित्य में भारतीय युग में ही प्रारंभ हो गई थी। अतीत प्रेम काव्य और नाटक में अधिक दिखलाई पड़ा। कथा साहित्य में उनके उपन्यास बुंदेलखंड के इतिहास से संबंधित, अतः वे वृंदावन लाल के वर्मा के बारे में कह रहे हैं। ऐतिहासिक भी थे और क्षेत्रीय या आंचलिक भी। गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। किसके? वृंदावन लाल वर्मा के। इतिहास तो एक है किंतु इसे देखने और पुनर्रचित करने की दृष्टियां अनेक है। आधुनिक विचारधाराओं का उपयोग इतिहास की व्याख्या करने के लिए भी होता है। मार्क्सवाद को तो विशेष रूप से इतिहास को समझने की पद्धति कहा गया है। मार्क्सवाद दृष्टि में यशपाल ने दिव्या 1945 लिखा। ठीक ऐतिहासिक उपन्यास तो नहीं लेकिन खुद दिव्या कल्पित पात्र है, किंतु इसमें प्राचीन भारत में एक खंड को दृष्टि विशेष में रखकर सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया। इसके पहले 1941 में यशपाल साम्यवादी दल के सदस्य को केंद्र में रखकर दादा कॉमरेड नामक उपन्यास लिख चुके थे। राहुल जी ने 1893 से 1963 में इसी दृष्टि से प्राचीन गणतंत्रों के जीवन को आधार बनाकर कुछ ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, जैसे सिंह सेनापति 1942, जय योधे
1944 स्वतंत्रता के ठीक एक वर्ष पहले 1946 में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में ऐतिहासिकता को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक विचारों को समा दिया गया। बाण भट्ट की आत्मकथा में हर्षकालीन उत्तर भारत का सांस्कृतिक जीवन अत्यंत सजीव तौर पर चित्रित हुआ है। उसी सांस्कृतिक और जीवन में सामाजिक विषमता और व्यक्ति को निजी पीड़ा को अनुभव संवेदनशीलता एवं कौशल के साथ बूझ दिया गया है। यह उपन्यास सांस्कृतिकता भी है, ऐतिहासिक भी, सामाजिक भी, दारुण निजी व्यथा की मार्मिकता को उभारने वाला भी। प्रेम को इतने संयम और औदार्य के साथ शायद ही हिंदी के किसी अन्य प्रकृति में प्रस्तुत किया गया। ऐतिहासिक वातावरण का उपयोग भक्ति चरण वर्मा ने पाप और पुण्य की समस्या को नए ढंग से परिभाषित करने का प्रयास करने वाले उपन्यास चित्रलेखा 1934 में किया। चित्रलेखा दो पात्र चाणक्य और चंद्रगुप्त ऐतिहासिक भी है, किंतु वे मुख्य रूप कथा प्रसंग से दूर रहते हैं। इसमें भोग को सर्वथा अनैतिक रूप और त्याग को सर्वथा नैतिक रूप नहीं माना गया। वर्मा जी ने 1936 में एक अन्य उपन्यास 3 वर्ष लिखा जो सामाजिक है। 3 वर्ष उपन्यास लिखा जो कि सामाजिक है। रांगे राघव ने 1946 में सिंधु घाटी की विलुप्त सभ्यता को आधार बनाकर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास रोमानी उपन्यास मुर्दों का टीला लिखा। ठीक है, मुर्दों का टीला किसका है? रांगे राघव का। ठीक। प्रेमचंद का प्रभाव हिंदी उपन्यास साहित्य में 2 तरह से पड़ा। एक तो उनकी तरह उपन्यास लिखने वाले कथाकार सामने हैं, जैसे विशंभर नाथ शर्मा, कौशिकी, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जिनके क्रमशः माँ और विदा उपन्यास प्रसिद्ध है। श्री जयशंकर प्रसाद ने तितली नामक उपन्यास ग्रामीण जीवन के संघर्ष का चित्रण किया। निराला ने कई प्रकार के उपन्यास लिखे। प्रभावती ऐतिहासिक उपन्यास है, किसका है? निराला का है। अलका सामाजिक है, ये भी निराला का है। बिल्लेश्वर बकरिया व्यंग्यपरक उपन्यास है, जिसकी अंतधारा करुणा की है। समान समझे जाने वाले किंतु अपनी निष्ठा में विशिष्ट समकालीन व्यक्तियों के जीवन पर निराला ने ऐसी रचनाएं प्रस्तुत की जो औपन्यासिक जीवनी है, जैसे कुल्ली भाट और चतुरी चमार। दूसरी बात यह है प्रेमचंद से भिन्न प्रकार के उपन्यासों को लिखने का प्रचलन हुआ, जिनमें सामाजिक समस्या नहीं बल्कि निजी या वैचारिक समस्याओं को केंद्र में रखकर कथानक बुना जाता है। ऐसे उपन्यासकारों में जैनेन का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिन्होंने सुनीता 1935, त्यागपत्र 1936 उपन्यास लिखे। इसमें विशिष्ट स्थितियों के कारण विचित्र या विशिष्ट चरित्रों को केंद्र में रखकर कथानक रचा गया है। जैनेन कुमार के इन उपन्यासों में सामाजिक, पारिवारिक और यौन समस्याओं को गुफित कर दिया गया है। निसंदेह ऐसे जटिल चरित्रों की सृष्टि हिंदी उपन्यास में पहली बार हुई। समाज की विकृतियों को सामने लाकर उनका भंडाफोड़ करने और समाज को अधिक मानवीय और क्षमाशील बनाने के उद्देश्य में जयशंकर प्रसाद ने कंकाल 1930 लिखा, जिसे कुछ लोगों ने प्रकृति यथार्थवादी उपन्यास कहा। समाज के पाखंडपूर्ण कुशित पक्षों पर उद्घाटन और चित्रण में सिद्धहस्त पांडे, बेचन शर्मा उग्र ने इसी उद्देश्य से दिल्ली का दलाल, मनुष्यानंद, सरकार तुम्हारी आंखों में, बुधवा की बेटी। ये पूछ सकते हैं कि दिल्ली का दलाल किसका है? मनुष्यानंद। सरकार तुम्हारी आंखों में, बुधवा की बेटी किसका है? बेचन शर्मा उग्र का है, पांडे बेचन शर्मा। हिंदी उपन्यासों पर फ्रायड के मनोविश्लेषणवादी विचारों का प्रभाव पड़ रहा है। इलाचंद जोशी आगे के उपन्यासों में मनोविश्लेषणवाद के प्रभाव को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। वैसे भी रचना में कोई वाद पूरी तरह से घटित नहीं होता। जोशी पर फ्रायड, एडलर तथा युंग तीनों का प्रभाव, मतलब जोशी जो है उनका फ्रायड, एडलर, युंग तीनों का प्रभाव, यद्यपि वे एडलर के सिद्धांत से अधिक प्रभावित ज्ञात होते हैं। जोशी जी मनोविश्लेषण शास्त्र से प्रभावित होते हुए अपने उपन्यासों में सामाजिक विषमता को नजरअंदाज नहीं करते। इलाचंद जोशी के उल्लेखनीय उपन्यास देख ले। सन्यासी 1941, पर्दे की रानी 1941। ठीक है, आगे के प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी का प्रथम भाग 1941, कहीं 1940 भी देते हैं, दूसरा भाग 1944 से प्रकाशित हुआ। शेखर आतंकवाद की छाया में लिखा हुआ है। ठीक है, एक ऐसा उपन्यास है जिस पर मनोविश्लेषण शास्त्र के प्रभाव के साथ साथ समाज के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति और उसके विचारों को देखा गया। शेखर एक जीवनी
व्यक्ति की निजता को सुरक्षित बनाए रखने पर प्रतिपादित उपन्यास है। इसका नायक केवल अपना प्रतिनिधित्व करता है, उसकी चेष्टा भी काफ़ी सामान्य है। कुल मिलाकर यह उपन्यास नैतिकता के एक नए और बहुत निजी समाज निरपेक्ष मानदंड की मांग करता है। उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यास गिरती दीवारें 1947 में सामाजिक विषय वस्तु को व्यक्तिपरक दृष्टि से चित्रित किया गया है। यह उपन्यास प्रमुख पात्र चेतन में समझ है, किंतु विचारों के अनुसार चलने का साहस नहीं है। इस उपन्यास मध्यवर्गीय द्वंद्व को रेखांकित करने का उपन्यास से विश्वसनीय हो गया है। इस काल में साहित्यिक हास्य व्यंग्य की छटा अमृतलाल नागर के दो उपन्यासों में नवाबी मसनद और सेठ बाकेमल में मिलती है। मतलब नवाबी मसनद और सेठ बाकेमल किसका उपन्यास है? तो अमृतलाल नागर का है। इसमें साहित्यिक हास्य और व्यंग्य की छटा है। ठीक है। प्रसिद्ध हिंदी सेवी बाबू शिव पूजन सिंह सहाय ने देहाती दुनिया उपन्यास लिखा, जो वस्तुतः आंचलिक उपन्यासों का अग्रदूत है। कहानी देख लेते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी उसने कहा था नामक कहानी 1915 में प्रकाशित हुई। संवेदना और शिल्प की दृष्टि से यह कहानी बेजोड़ थी। 1916 में प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई। इस कहानी को अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त हुई। इस कहानी में कोई शिल्पगत चमत्कार नहीं। इसमें ग्रामीण जीवन, किसानों की सहायता के उनके कायेपन का चित्रण, उनके आदर्श की स्थापना है या आदर्श गांधीवाद से जुड़ा है। पूरी कहानी में हमारे परिचित जीवन की आत्मीयता स्थापित है। कथा कहने का ढंग बिल्कुल सहज है। प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत सहज ढंग से शुरू होती हैं। वे अपनी उड़ान में पंचतंत्र तथा जातकों की याद दिला देती हैं। प्रेमचंद की कहानियों का संसार बहुत व्यापक एवं विविधतापूर्ण है। वह अपने काल के उत्तर भारत का शब्द रूप है। प्रेमचंद की दृष्टि निसंदेह वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील है, किंतु वे अपनी कहानियों को जनमानस द्वारा अंगीकृत भी बना सकते हैं। यह उनकी निजी रचनात्मक सफलता है। उनकी प्रारंभिक कहानियों पर लोक वार्ताओं का प्रभाव है। किसकी? प्रेमचंद की। जैसे सारंगा, सदावृक्ष, आत्माराम, दामुल का कैदी आदि। दामुल का कैदी में तो कथानक गढ़ने में पुनर्जन्म का भी सहारा लिया है। ठीक है। कहानी की विधा जो यूरोप से आई है, प्रेमचंद के हाथों ठेठ भारतीय बन गई है। मतलब कहानी की जो विधा है जो यूरोप से आई है, पर प्रेमचंद के हाथों ठेठ भारतीय बन गई। उन्होंने उस विधा में भारतीय जीवन, उसका परस्पर विरोधी समकालीन यथार्थ एवं आदर्श विकास सब घुला मिला दिया है। प्रेमचंद की कहानियाँ स्वाधीनता संग्राम के आदर्श से ओतप्रोत है। उनके पात्रों और घटनाओं पर उस युग की समग्र चेतना का दबाव। प्रेमचंद की बहुसंख्य कहानियों में आदर्शवाद पाया जाता है। उनका कथानक बोध के आधार पर विकसित होता है। उनके पात्रों में अंतर्द्वंद दिखाई पड़ता है। वह स्थितियों के अनुरोध है। आदर्शवाद उस युग के व्यवहार में भी दिखलाई पड़ता है। हजारों लाखों लोग सत्याग्रह करते थे, जेल जाते थे, खद्दर पहनते थे, लोग सरकारी नौकरी से इस्तीफा भी दे देते थे। अतः हृदय परिवर्तन उस युग के व्यवहार में यथार्थ बन गया। नमक का दरोगा, इस्तीफा, मैक्यू परीक्षा आदि कहानियाँ इसी तरह की है। प्रेमचंद की संवेदना व्यापक एवं गंभीर थी। व्यापकता का लक्षण यह है कि उन्होंने समाज की सभी श्रेणियों के पात्र अपनी